जय हिंद। अभ्यास ऑनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं कृष्ण आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्री डीएलएड प्री बीएड प्रवेश परीक्षा के सिलेबस में 30 अंकों के 30 प्रश्न से संबंधित शिक्षण अभिरुचि का जो है सिलेबस इंक्लूड है और उसकी लगातार हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। 4 पार्ट में लगातार हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों, और ये इस वीडियो सीरीज़ का 5वां नंबर का पार्ट है। अगर आप 4 पार्ट नहीं देखे हो तो मेरे प्लेलिस्ट में जा करके चेकआउट करके देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों 5वां पार्ट जो है स्टार्ट करते हैं और इसमें भी हम 20 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पिछले वीडियो में 80 क्वेश्चन तक के वीडियो जो क्वेश्चन है उसको कवर कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 81 से लेकर के दोस्तों 100 तक के क्वेश्चन को कवर करेंगे और उससे ज़्यादा भी क्वेश्चन इसमें समय रहा तो भी कर सकेंगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए और जो स्टूडेंट नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, और नोटिफिकेशन बेल आता है उसको भी जरूर ऑन कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एक एक करके सभी प्रश्नों को। अगर जिसका आंसर अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स पर दीजिए दोस्तों, अगर नहीं पता है फिर भी आप जो है ये फ्री है तो आप आसानी से तुक्का लगा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए प्रश्न देखते हैं। बालकों को शिक्षा दिए जाने वाले प्रलोभन प्रस्ताव में उन पर हानिकारक प्रभाव डालता है। कौन सा चीज़ जो हानिकारक प्रभाव डालता है? जब प्रलोभन को एक साधन ना मानकर लक्ष्य मान लिया जाता है तब। दूसरा, जब प्रलोभन छात्र के स्वार्थपरता को जन्म देता है तब। तीसरा, जब प्रलोभन शैक्षिक आवश्यकताओं को नष्ट कर देता है तब। या फिर जब प्रलोभन छात्र व्यवहार में अवांछनीय परिवर्तन लेता है तब। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? जब जो प्रलोभन है वो एक साधन ना मान करके क्या होता है, लक्ष्य मान लिया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर पहला क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जितने कैंडिडेट ने ए ऑप्शन को बताया है बिल्कुल सही बताया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बालकों में दंड विधान की कौन सी ऐसी निर्णायक स्थिति है जबकि बालकों को अधिकाधिक अधिगम की ओर उन्मुख करना हमारा लक्ष्य है? ठीक है, देखिए बालकों में क्या होता है, दंड विधान में ऐसी कौन सी जो निर्णय स्थिति होती है जब बालकों को अधिक से अधिक अधिगम की ओर ले जाना है। अधिक से अधिक अधिगम मतलब सिखाने की ओर उसको क्या करना है, ले जाना है, उन्मुख कराना है, वो हमारा लक्ष्य होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन दिया हुआ है दंड विधान बालक की त्रुटियों के निवारण में मदद हेतु किंतु उनके सही उत्तरों का पुनरावलोकन करें। दूसरा, दंड विधान बालक को अधिकाधिक अधिगम की ओर प्रेरित करें। तीसरा है दंड विधान बालक में भय मुक्त अधिगम को जन्म दें। या फिर दंड विधान बालक में अधिगम जो शैथिल्यता है उसको उत्पन्न करें। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? दंड विधान जो बालक है उसमें त्रुटियों के निराकरण के लिए उसकी मदद करें एवं उसकी जो सही उत्तर है उसका पुनरावलोकन आप बीच में करते रहिए। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि आप छात्र व्यवहार को छात्र व्यवहार को पुरस्कार द्वारा पुनर्वलित किया जाना चाहते हैं तो आप क्या उपाय करेंगे? पहला उपाय है कि पुरस्कार छात्र के उत्तम व्यवहार को तत्काल जो बाद है प्रदान किया जाना चाहिए। दूसरा है कि पुरस्कार जो है छात्र के उत्पन्न व्यवहार से पूर्व प्रदान कर दिया जाना चाहिए। तीसरा, पुरस्कार जो है छात्र को सत्रांत में मतलब उस सत्र के खत्म होने के बाद प्रदान किया जाना चाहिए। या फिर डी है पुरस्कार प्राप्त छात्र को केवल ढांसा मतलब बंधाया जाए। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपको जरूर पता चल गया होगा कि जो पुरस्कार है वो छात्र के उत्तम व्यवहार के तत्काल बाद ही तुरंत प्रदान करना चाहिए। वाह बेटा, आपने बहुत अच्छा काम किया है और मतलब आपने जो लक्ष्य प्राप्त किया है उसको आप तुरंत प्राप्त कर लिए हो तो आप उसको पुरस्कार दीजिए, तुरंत का तुरंत दीजिए। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रायः प्रत्येक छात्र में प्रायः प्रत्येक छात्रों में पारस्परिक प्रतियोगिता मानकर पाई जाती है, मतलब जो भावना है वो पाई जाती है प्रतियोगिता की परस्पर में। ठीक है, इस प्रतियोगिता के संदर्भ में प्रचलित मान्यता क्या है? तो दोस्तों कि जो है प्रतियोगी व्यवहार बालकों की उन्नति के अवसर पर प्रदान करता है, मतलब उसको उन्नति आगे बढ़ाने के लिए अवसर प्रदान करता है। या फिर प्रतियोगी व्यवहार बालकों में प्रतिद्वंद्व पैदा करता है। या दूसरा, प्रतियोगी व्यवहार बालकों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा पैदा करता है। या फिर डी, प्रतियोगी व्यवहार बालक को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जो प्रतियोगी व्यवहार है बालकों को उन्नति की ओर अवसर देने का प्रदान करता है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट क्या होता है, बीच में आपसी प्रतिद्वंद पैदा हो जाता है। ठीक है, ना चाहते हुए भी एक दूसरे में भेदभाव आ जाता है।
दोस्तों स्वास्थ्य जो प्रतिस्पर्धा है वो भी लगातार होते रहता है, ठीक है। तो लेकिन उसका प्रतियोगिता कराने का उद्देश्य तो ये नहीं है ना कि उनको प्रतिद्वंदिता को पैदा करें, बिल्कुल नहीं, बल्कि उसकी उन्नति के अवसर उनको मिले, ठीक है। सामने का टक्कर हो, कौन किससे ज़्यादा है, थोड़ा प्रेरित हो, तो इसके लिए क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रतिभाशाली बालक प्रायः होते हैं, तो जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं वो क्या होते हैं, विशिष्ट योग्यता वाले होते हैं, सामान्य योग्यता वाले होते हैं, या फिर किसी कार्य विशेष में प्रतिभा सम्मान प्राप्त करने वाले होते हैं, या फिर उनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा विशिष्ट योग्यता वाले बच्चे होते हैं, वही क्या होता है, प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं। दोस्तों जब आप बुद्धि उपलब्धि पढ़ोगे तो वहाँ से क्या होगा दोस्तों, आपका 70 से लेकर के 120 तक के बुद्धि उपलब्धि वाले स्टूडेंट के बारे में आपने पढ़ोगे, जो अलग अलग लेवल में जिनका IQ अलग अलग होता है उसके बारे में पढ़ोगे, जिसमें प्रतिभाशील, बहुप्रतिभाशील, ठीक है, मूर्ख और मूढ़ बालक, इन सब के बारे में आप जो है पढ़ोगे, ठीक है। तो विशिष्ट योग्यता वाले बच्चे जो है प्रतिभाशाली बालक के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, और जो स्टूडेंट नए हैं चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कक्षा अध्यापन के दौरान अध्यापक को विद्यार्थियों को, ठीक है, मतलब जो कक्षा अध्यापन के दौरान जो है अध्यापक को विद्यार्थियों को, खाली स्थान देखिए दिया है ऑप्शन, उसके अकॉर्डिंग बताना है कि ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाना चाहिए, दूसरा अज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाना चाहिए, या फिर ज्ञात से ज्ञात की ओर ले जाना चाहिए, या फिर अज्ञात से ज्ञात की ओर ले जाना चाहिए। तो अब सोचिए, जब आप पढ़ा रहे हो बच्चे को तो आप उससे क्या चीज़ पढ़ाओगे, जो वो पहले से जानता है उसके बारे में आप उसको थोड़ा सा बताइए, उसके बाद जो है नए चीज़ों के बारे में बताइए जो उसके बारे में नहीं जानता, इस तरीके से पढ़ाओगे, जिसको कहेंगे जो है दोस्तों ज्ञात से अज्ञात की ओर। या फिर आप ऐसा करोगे कि अज्ञात, मतलब जो बच्चा उस बारे में जानता ही नहीं है उसके बारे में आप बता रहे हो, उसके बाद इस बारे में बता रहे हो कि जो बच्चा जानता है उसके बारे में बता रहे हो, ठीक है। तो ऐसा करना चाहिए। या फिर ज्ञात से ज्ञात, मतलब जो बच्चा जानता है उसी के बारे में बता रहे हो और बाद में भी उसी को ही बता रहे हो, तो ज्ञात से ज्ञात की ओर। उसी तरीके से तीसरा है अज्ञात, मतलब जो चीज़ नहीं जानता है उसके बाद जो है दोस्तों क्या हो जाएगा, ज्ञात जो जानता है उसके बारे में बताना, सॉरी देखिए दूसरा ऑप्शन में जो है दोस्तों जो नहीं जानता उसके बारे में बता रहे हो, और फिर और जो नहीं जानता उस चीज़ के बारे में बता रहे हो, तो उस पैटर्न से। तो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर बहुत ही सिंपल सा है, अगर आप इस तरीके से सोचेंगे तो ज्ञात से अज्ञात की ओर जब आप जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो देखिए जिस तरीके से मैंने इसी क्वेश्चन के आपके सामने एक्सप्लेन करने की कोशिश किया, जिस तरीके से आप जिस भाषा में समझते हो, जिस तरीके से आप समझ रहे हो, उसी तरीके से मैंने पहले समझाया, तो वो क्या हो गया, आपके लिए ज्ञात हो जाएगा। लेकिन जब इन्हीं शब्दों के अर्थों को जब मैंने बताया तो वो आपके लिए अज्ञात था, अब मैंने जब बताया तो वो ज्ञात हो गया, मतलब ज्ञात से अज्ञात की ओर ही चला गया मैं, ठीक है। आपके लिए किस तरीके से गया मैं, ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। थोड़ा सा धैर्यपूर्वक आसानी से थोड़ा सा चिंतन करके आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। शिक्षण अभिरुचि का यही फंडा है, आप अपने आप को एक आदर्श शिक्षक मानिए, बच्चे के लिए प्रश्न पूछ रहा है तो आप अपने आप को एक आदर्श बच्चा समझिए, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप धैर्यपूर्वक समझोगे डेली लाइफ से रिलेटेड तो आप जो है आसानी से बना लोगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभिवृत्ति का मुख्य कारक क्या है, ठीक है। अभिवृत्ति का मुख्य कारक क्या है, संज्ञानात्मक घटक, भावनात्मक घटक, या व्यवहारात्मक घटक, या फिर उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ठीक है। तो अभिवृत्ति का मुख्य कारण ये सभी हैं, संज्ञानात्मक ज्ञान, भावनात्मक ज्ञान, व्यवहारात्मक ज्ञान, ठीक है। तो इस तरीके से डी ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कक्ष में अधिकतम जो छात्रों हैं उसकी सहभागिता प्राप्त कर सकेंगे जब अध्यापन निम्नलिखित विधि से की जाए। जब सभी स्टूडेंट को हमको शामिल करना है, सभी को पढ़ाना है, और कब पढ़ा पाएंगे, नीचे ऑप्शन दिया गया है, जब हम व्याख्यान विधि देंगे, चर्चा विधि देंगे, पाठ्यक्रम विधि देंगे, या फिर श्रव्य दृश्य सामग्री का उपयोग करके हम उसको पढ़ाएंगे। तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, जब आप चर्चा करेंगे तो इसमें सब जो है सहभागिता प्राप्त करेंगे और धीरे धीरे करके सभी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चर्चा में क्या होगा दोस्तों, सिर्फ आप ही बोल रहे हो क्या, नहीं, चर्चा में सभी बोलते हैं, सब अपना अपनी बात जो है कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व या फिर अभिरुचि है, यह विचार किसका था, रूसो का, मॉन्टेरी का, या फिर मैड्यूगल का, या फिर टीपी नन का। तो इसके लिए दोस्तों अगर आपको पता है तभी इसका आंसर दे पाएंगे।
अन्यथा बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको पता है तभी आप टिक लगाइए, माइनस मार्किंग रहेगा तो। लेकिन डीएड बीएड में कोई माइनस मार्किंग नहीं है, आप इसको ध्यान रखिए, आप बिंदास सभी में टिक लगाइए। तो इसके लिए दोस्तों सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो तत्व है अभिरुचि, इस कथन को जो कहा गया है वो दोस्तों टीपी नन के द्वारा कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभिप्रेरणा एक खाली स्थान है, तो क्या है दोस्तों? भौतिक अवस्था है, सहज अवस्था है, नैसर्गिक अवस्था है या फिर मनोवैज्ञानिक अवस्था है? तो इसके बारे में तो आपको पता होगा, अभिप्रेरणा। ठीक है, तो इसके बारे में दोस्तों ये क्या है? एक प्रकार का क्या है? मनोवैज्ञानिक अवस्था है। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षण अभियोग्यता का अर्थ क्या है? तो दोस्तों शिक्षण अभियोग्यता का अर्थ क्या है? शिक्षक बनने की इच्छा, शिक्षक कार्य में लगन, शिक्षक का कार्य करने हेतु जो है दोस्तों अपेक्षित योग्यता या फिर निम्नलिखित उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों शिक्षण अभियोग्यता जो है उसके लिए इन चारों में से राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो शिक्षक का कार्य जो है उसके करने हेतु अपेक्षित जो योग्यता है वही क्या है? शिक्षण अभियोग्यता कहलाता है। ठीक है, मतलब आप जो है शिक्षक बनने की जो इजिबिलिटी आपके अंदर है वही क्या कहलाएगा? शिक्षण अभियोग्यता कहलाएगा। ठीक है, तो इसके लिए सा ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 92। प्रेरणा शब्द का मनोवैज्ञानिक अर्थ क्या है? तो प्रेरणा शब्द का मनोवैज्ञानिक अर्थ क्या है? सहज अवस्था, भौतिक अवस्था या फिर आंतरिक उत्तेजना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंतरिक उत्तेजना। तो आंतरिक उत्तेजना इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, स ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। छात्रों को शिक्षा देना जरूरी है। ठीक है, छोटे बच्चों को जो है शिक्षा देना जरूरी है, परंतु उसके ऊपर किसी प्रकार का बोझ अपेक्षित नहीं है। मतलब आप उसको बिना बोझ के सिखाइए, बिना बोझ के शिक्षा दीजिए, बिना बोझ के आप उसको जानकारी दीजिए, बिना बोझ के उसको सिखाइए। ठीक है, तो यही आपने जो है पढ़ा होगा, प्रोफेसर यश पाल की समिति, बिना बोझ का बस्ता। ठीक है, तो इस मैंने पिछले वीडियो में मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था। तो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें, लिखने का बोझ, पढ़ने का बोझ, गृह कार्य का बोझ या फिर विद्यालय का बोझ। क्या नहीं देना है भाई बच्चे को? क्या नहीं देना है? क्योंकि आप बच्चे को सिखा रहे हो, आप उसको बोझ नहीं देना है। किस चीज़ का नहीं देना है? कमेंट करके बताइए, बहुत सिंपल सा है। ठीक है, तो वह है दोस्तों गृह कार्य का बोझ आपको नहीं देना है। सबसे ज़्यादा टेंशन यही होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर स इज अ करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षण की परियोजना पद्धति क्या है? तो दोस्तों शिक्षण की जो परियोजना पद्धति है वो क्या है? पाठ्य पुस्तक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, प्रोजेक्ट केंद्रित या फिर बाल केंद्रित। मतलब जो शिक्षण की जो परियोजना पद्धति जो बनी है वो किस पर फोकस करता है? ठीक है, किस चीज़ को सेंटर में लेकर के वह शिक्षण परियोजना बनाई गई है या फिर बनाई जाती है? ठीक है, तो वो क्या होता है? बाल केंद्रित। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। जिसके दौरान हमको सिखाना किसको है? बालक को। कौन सीखेगा? बालक सीखेगा। ठीक है, किस तरीके से सिखाना है, उसका जो पैटर्न है वो किसके आधार पर बनेगा? बालक के आधार पर बनेगा। ठीक है, तो किसका पर सेंटर में रखा जा रहा है? बालक को, तो क्या हो जाएगा? बाल केंद्रित ही होगा ना। ठीक है, सिंपल सा प्रश्न है भाई, तो आएगा तो आप डेफिनेटली इसका करेक्ट आंसर ही लगाएंगे। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक शिक्षक को ज्ञान के अलावा अपने विद्यार्थियों को और क्या सिखाना चाहिए? आप एक शिक्षक हैं, बच्चे को ज्ञान पे ज्ञान दिए जा रहे हैं, ज्ञान पे ज्ञान दिए जा रहे हैं, उसके अलावा आप उनको क्या सिखा सकते हैं? नीचे ऑप्शन दिया गया है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए आवश्यक जो अथक प्रयास है आप उसको दिलाएंगे। परिस्थिति जो है विपरीत परिस्थिति में जो संयम है, संतुलन है, ना खोना, इसके बारे में आप उनको सिखाएंगे कि भाई परिस्थिति विपरीत चल रही है, थोड़ा संयम रखिए, संतुलित रखिए, धैर्य रखिए, इन सब के बारे में आप उनको बताएंगे। ठीक है, समय का सदुपयोग करना सिखाएंगे या फिर उपरोक्त सभी? इसका आंसर तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ अ करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव अभिवृद्धि निम्नलिखित में से किन कारकों पर निर्भर करता है? तो मानव जो अभिवृद्धि है निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। किस पर? आनुवांशिकता पर, पोषण पर, अंतःस्रावी ग्रंथि पर, ये सभी पर। ठीक है, तो दोस्तों जो मानव अभिवृद्धि है, ठीक है, वो जो है सभी पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो आनुवांशिकता मतलब जेनेटिक, माता पिता दादा से आने वाले कुछ अभिवृद्धि है, वो पोषण है। ठीक है, जो हम खाते पीते हैं, जिस तरीके से खाते हैं उस तरीके का हमें अंग लगता है। अंतःस्रावी ग्रंथि, जिस तरीके से कोई ग्रंथि ऐसा क्या है कम स्रावित हो रहा है, ज़्यादा स्रावित हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? हमारे मानव अभिवृद्धि पर उस पर प्रभाव पड़ेगा। तो इस तरीके से ये सभी जो है कारक जो है निर्भर करते हैं। तो दोस्तों आप मुझे कम से कम 2
ऐसे नाम बताइए जो अंतःस्रावी ग्रंथि है। ठीक है, यहाँ से सामान्य ज्ञान का प्रश्न है, सिंपल सा प्रश्न है, अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम बताइए। ठीक है, जितना ज़्यादा बताओगे दोस्तों उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर देख लीजिए, कई स्टूडेंट जो है जिनको पता नहीं होता है, लेकिन कमेंट बॉक्स में बहुत सारे स्टूडेंट जो है कमेंट किए रहते हैं, तो आप एक बार चेक कर लीजिए। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका अर्थ या आकार का बढ़ना है। ठीक है, तो आकार का बढ़ना इनमें से कौन सा जो शब्द है उसका है? अभिवृद्धि, विकास, परिपक्वता, निम्नलिखित में से इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभिवृद्धि। अभिवृद्धि में क्या होता है? आकार जो है बढ़ता है, शरीर का आकार जो है बढ़ता है। ठीक है, तो जैसे अगर ऊपर मैंने बताया मानव अभिवृद्धि, तो अनुवांशिकता किस तरीके से होगा यहाँ पास देखने को मिलेगा। अगर जिनके माता पिता हाइट में कम हैं तो उनका जो आने वाला पुत्र जो है या होने वाला पुत्र है या जो पुत्र पुत्रियाँ हैं वो क्या होगी? सामान्य तौर पर छोटी ही होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर से हो सकता है। अंतःस्रावी ग्रंथि में क्या होता है? वृद्धि हार्मोन होता है। अगर वृद्धि हार्मोन ज़्यादा एक्टिव रहा तो बच्चा क्या हो जाएगा? ज़्यादा लंबा बढ़ेगा और तेजी से बढ़ेगा। वृद्धि हार्मोन रुक गया तो बच्चा क्या हो जाएगा? नाटा हो जाएगा। नॉर्मल चल रहा है तो नॉर्मल रहेगा। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 98। अभियोग्यता व्यक्ति की वह दशा है जो व्यक्ति की खाली स्थान, मतलब क्या कर सकता है? ऑप्शन देखेंगे तब समझ आएगा आगे का लाइन, कि बुद्धि जो क्षमता है उसको संकेत करती है। दूसरा, व्यक्ति की भावी क्षमता का संकेत करती है। तीसरा, व्यक्ति के भावी संबंधों की ओर संकेत करती है। या डी, व्यक्ति की कार्यशैली का संकेत करती है। ठीक है, तो 98 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, तो जो अभियोग्यता जो व्यक्ति की दशा है वो किस पर होता है दोस्तों? व्यक्ति की भावी क्षमता एवं संकेत कराती है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 90। ठीक है, 19 क्वेश्चन है, अभियोग्यता में पाया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है दोस्तों, अभियोग्यता में क्या पाया जाता है? व्यक्तिगत विभेद, सामाजिक विभेद, मनोवैज्ञानिक विभेद, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अभियोग्यता में क्या पाया जाता है? क्या पाया जाता है दोस्तों? व्यक्तिगत विभेद पाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो जो स्टूडेंट नए हैं दोस्तों बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एक बार फिर से आपको याद दिला रहा हूँ, अभी तक देखिए आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताऊँगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और वीडियो को दोस्तों ज़रूर लाइक कर दीजिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो अभिवृत्ति है वो प्रायः ही होती है, वो किस तरीके का होता है? व्यक्तिगत होता है, सामाजिक होता है, सामूहिक होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अभिवृत्ति जो होता है दोस्तों वो क्या होता है? एक प्रकार का व्यक्तिगत होता है। ठीक है, तो ऊपर मैंने जो बताया वो क्या था? अभियोग्यता है, जो किस पर पाया जाता है दोस्तों? व्यक्तिगत। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? उसी तरीके से। ठीक है, किस तरीके से? उसी तरीके से जो अभिवृत्ति है वो भी किस पर होता है? व्यक्तिगत तरीके पर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर पहला इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है। ठीक है, तो 101 नंबर का क्वेश्चन है, व्यवहार की वे अर्जित प्रवृत्तियाँ जो स्वतः ही बिना चेतना, प्रयत्न अथवा इच्छा के व्यक्त होती है क्या कहलाती है? अभिवृत्ति, अभिरुचि, अभिक्षमता, या फिर आदतें। प्रश्न एक बार सुन लीजिए। व्यवहार की वे अर्जित प्रवृत्तियाँ जो स्वतः ही बिना चेतना, प्रयत्न अथवा इच्छा के व्यक्त होती है क्या कहलाती है? अभिवृत्ति, अभिरुचि, अभिक्षमता, या फिर आदतें। सिंपल सा प्रश्न है आपके लिए। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका भी उत्तर आपको ही देना है। ठीक है, अभिवृत्ति से प्रभावित होता है बालक है। ठीक है, कौन सा? व्यक्तित्व, व्यवहार, या अधिगम, या उपरोक्त सभी। सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, तो इन सब का आंसर जो है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके भी ज़रूर बताइए, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। लगातार जो है वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा, और जो स्टूडेंट नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, इंस्टाग्राम में, स्टडी मेटल ग्रुप में, ताकि इस वीडियो का फ़ायदा सभी लोगों को मिल सके। ठीक है, और इसका PDF जो है आप मेरे टेलीग्राम चैनल अभ्यास ऑनलाइन क्लास में जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर जो है www.abhyasgk.com विजिट कर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कीजिए। अभी नया अकाउंट बनाया हूँ, तो आप जो है अभ्यास ऑनलाइन क्लास सर्च कीजिए। ठीक है, जो मेरा DP है आपको देख ही रहे हो, वही जो है इसका लोगो जो है वही उसका DP है। तो आप एक बार दोस्तों उसको भी फॉलो कर लीजिए। अभ्यास ऑनलाइन क्लास सर्च कीजिए इंस्टाग्राम पे। ठीक है, तो वहाँ से मुझे फॉलो कर लीजिए। फेसबुक अगर आप यूज़ करते हैं तो उस पर भी मैं नए वीडियोस पोस्ट करते रहता हूँ जानकारी से संबंधित।
तो फेसबुक जो पेज है अभ्यास ऑनलाइन क्लास, उसको भी ज़रूर लाइक कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी के साथ, तो मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।